बसें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के चलते हुआ ये फैसला। कटरा के लिए भी ई बसें सेवा जल्द शुरू की जाएंगी। जम्मू में कुछ नए रूट्स पर भी संचालन की तैयारी। उधमपुर बट्टल बालिया ग्रिड स्टेशन में लगी भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई हुई प्रभावित। ग्रिड स्टेशन में आग लगने से चारों ओर हड़कंप। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। वहीं तरना पुल का काम पहुंचा अंतिम चरण में। इस महीने के अंत या जून में होगा उद्घाटन। पिछले साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था पुल। रामबन में प्राकृतिक आपदा का कारोबार पर भी दिखा असर। गूल रामबन मार्ग बंद होने से कारोबारी प्रभावित। फलों और दूध सहित अन्य चीजों की रुकी सप्लाई। 25 अप्रैल से धंधे में मंदा झेल रहे कारोबारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू में जून महीने से ई बसें जून माह से रात 12 बजे तक चलेंगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बता दें कि मौजूदा समय में ई बसों का संचालन रात 10 बजे तक ही होता है। और तो और अब कटरा के लिए भी ई बसें जो है इसी हफ्ते से शुरू की जाने की संभावना है। और इसके अलावा जम्मू के कुछ नए रूट्स पर भी ई बसें चलाने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बता दें जिस तरीके से श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जो कि 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाली है, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर देखें या फिर वो जिस तरीके से यहाँ पर ई बसों को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है। क्या कुछ बड़े फैसले ई बसेस को लेकर लिए गए हैं, इस पर जानकारी देने के लिए शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जून महीने से अब रात को 12 बजे तक जो ई बसेस हैं वो चलेंगी और कुछ नए रूट्स भी जो हैं वहां पर भी ई बसेस चलाने का फैसला यहाँ पर प्रशासन द्वारा लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास और कौन से नए इलाके जो है वो चिन्हित किए गए हैं? तापमान जो है वो बेहद बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू से कटरा और जम्मू से उधमपुर के लिए जो है वो इसी हफ्ते में बसों की सेवाएं वहां पर दी जाएगी, ताकि जो पर्यटक या फिर जो आम जनता यहाँ से जम्मू से उधमपुर के लिए सफर कर रही है, जम्मू से कटरा के लिए पर्यटक माता वैष्णो के देवी के लिए दरबार के लिए जा रही है, तो उन्हें इस सुविधा का जो है वो लाभ उठा सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू के बहुत सारे न्यू बस स्टैंड में जो है वो इसका चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि जम्मू की रेलवे स्टेशन में भी पार्किंग विकल्प यानी कि विकल्प को पार्क किया जाएगा। उसके लिए भी जगह का जो है वो जायजा लिया जा रहा है, ताकि प्लेटफॉर्म से आए वो सीधा बसेस से जो है वो कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जून माह से जो है वो रात 12 बजे तक जो है जो जम्मू शहर के अंदर ये बसें दौड़ रही है, वो रात 12 बजे तक ये बसें दौड़ेंगी। फिलहाल 10 बजे तक जो है वो ये बसें से दौड़ रही है और रात 12 बजे तक यानी एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन और अन्य मुख्य रूट जो है वो तय की गई है, जहाँ पर रात के 12 बजे तक जो है वो ये बसें दौड़ेंगी। क्योंकि 29 जून को जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, इसको लेकर यात्रियों को जो है परेशानी ना हो। और रात के समय 10 बजे तक फिलहाल ये बसें जो है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ रही है। और कहीं ना कहीं रात के समय जब वो पर्यटक हो या फिर आम जनता हो तो उन्हें जो है वो ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है, तो उनसे जो है वो ज्यादा फेयर मांगते हैं, किराया जो है वो ज्यादा मिला जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और किराए का जो बात करें तो इस बसों का किराया जो है वो बहुत कम है। फैसिलिटी यानी कि ऐसी की सुविधा दी जा रही है। शिल्पा, यहाँ पर नए इलाके जिस तरीके से बताया जा रहे हैं कि और भी कुछ रूट्स यहाँ पर उनको चिन्हित किया गया है जहाँ पर ई बसेस चलेंगी, वहीं पर कटरा का भी नाम सामने आ रहा है कि कटरा में भी अब ई बसेस जो है वो जल्द शुरू की जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए रूट की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू से उधमपुर और जम्मू से कटरा के लिए इसी हफ्ते ये बसें जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, ताकि आम जनता पर्यटक जो कि कटरा के लिए माता वैष्णो के दरबार के लिए जा रहा है या फिर अपने घर के लिए जा रहा है तो इस सुविधा का जो है वो लाभ उठा सके। जी, मैं ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से 29 जून को श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है? फिलहाल इस समय जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है। यात्री भवन है उनमें पूरी तरीके से जो है यानी कि उन्हें जो है वो ठीक किया जा रहा है। कोई किसी चीज की कमी है तो कमी को जो है वो दूर किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को जब यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें हर प्रकार की यहाँ पर दी जाए और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी
इलेक्ट्रिक ओवन में इस चीज का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा हमें अपडेट कर रही थी यहाँ पर कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। वहीं पर ई बसेस के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से अभी जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू सिटी में 10 बजे तक ई बसेस जो है वो चलती है, लेकिन अब जून के महीने से 12 बजे तक ई बसेस जो है उनका संचालन देखने को मिलेगा और कुछ नए रूट्स भी यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि ई बसेस जो है वो चलाई जाएंगी। तो अब हम उधमपुर की बात करेंगे जहां पर कि जम्मू उधमपुर हाईवे पर उधमपुर में स्थित बट्टल बालिया इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली के ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने में जुट गई। बता दें कि इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और अभी आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रिड स्टेशन जो है वो धुआं कर जलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधमपुर बट्टल बालिया के जो इलाके आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कहीं ना कहीं बिजली की सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है। बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए किशोर शर्मा उधमपुर से संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। उधमपुर से किशोर बताइएगा क्या कुछ जानकारी आपके पास, जिस तरीके से ग्रिड स्टेशन में यहाँ पर आग लग चुकी है, क्या कुछ कारण रहे, किस तरीके से जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर के साथ लगते बट्टल वालिया का इलाका है, इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे कुछ घंटे पहले जो है वो सिंध परिस्थितियों के अंदर जो है वो एक ग्रिड स्टेशन में आग लगती है, लेकिन आग की लपटें इस तरह की थी, देखिए जो ट्रांसफार्मर 3 थे वो पूरी तरह से जल के जो है वो राख हो चुके हैं। लेकिन वहां पे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता है, पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचता है, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो पूरी तरह से जो है वो आग पर शिवा जो है वो काबू पा लिया गया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी वहां पे फैक्ट्रियां हैं, उन लोगों में जो है वो रोष भी जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है वो गर्मियों का दिन चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस ग्रिड स्टेशन में आग लगना, और साथ में हम आपको बताते चलें कि जो बट्टल बालिया का गांव है यहाँ से भी इस ग्रिड स्टेशन से जो थी वो बिजली सप्लाई होती थी, लेकिन कुछ घंटे से जो है वो बिजली पूरी तरह से इस इलाके के अंदर ठप है, फैक्ट्रियों में पूरी तरह से ठप है। लेकिन पिछले 2 साल पहले भी इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर जो थी एक निजी फैक्ट्री में आग लगती है और पूरी तरह से जो फैक्ट्री थी वो जल के राख हो चुकी थी। लेकिन उसी तरह से एक तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो लपटें हैं वो जो आग की देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब जो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा है और पूरी तरह से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ओवर हीटिंग के चलते ये जो है वो आग लगी है, लेकिन आग पर जो शिकवा है जरूर इस वक्त जो है वो काबू पा लिया गया है। जी ये बताइएगा किशोर, जिस तरीके से अक्सर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं पेश आती हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हो या फिर वो ग्रिड स्टेशन हो, अक्सर यहाँ पर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ओवरलोडिंग की वजह से भी ये घटनाएं सामने आती हैं। किस तरीके से काम किया जाना चाहिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा और कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि गर्मियों के सीजन में यहाँ पर बिजली का लोड अधिक होता है जिसकी वजह से कि लोगों को परेशानी होती है। किस तरीके से काम किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने लोड की बात की, ये उधमपुर से आपने लोड की बात की, ये उधमपुर का जो ग्रिड स्टेशन, अगर बट्टल वालिया की मैं बात करूं, ये अलग उनकी बात करूं तो बिजली की कटौती है वो आए दिन जो है वो गर्मियों के दिनों के शहर के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों को जो है वो बिजली सप्लाई होती थी। लेकिन अभी जो पहले ये कहा जा रहा है कि कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया था, लेकिन अभी जैसे ही हमारे पास जो डीएसपी हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ओवर हीटिंग के चलते जो ये मामला जो है वो सामने आया है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किशोर शर्मा उधमपुर से अपडेट कर रहे थे कि बट्टल बालिया के पास के ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कि आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। अब हम जम्मू कठुआ की बात करेंगे, जिस तरीके से वहां पर तरना नाले पर पुल का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इस पुल का उद्घाटन इस महीने के अंत में या फिर जून महीने के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है।
तरना नाले में पिछले साल 19 जुलाई को आई बाढ़ से इस पर बना पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे कि हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। मौजूदा समय में वैकल्पिक मार्ग से यातायात का संचालन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि पिछले 1 साल से लगातार लोगों का एक ही जो यहाँ पर उनका वेट जो है वो उनका इंतजार यहाँ पर खत्म हो सकता है बहुत ही जल्द, अगले महीने की शुरुआती हफ्ते में या फिर इस महीने के एंडिंग में यहाँ पर इस पुल का उद्घाटन हो सकता है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा क्या कुछ स्थिति है वहाँ की, किस तरीके से काम किया जा रहा है और अंतिम चरण में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है काम यहाँ पर तरना नाले का? देखिए शिपन, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इस जो तरना नाले पर जो जम्मू पठानकोट हाईवे पर पड़ता है त्यालाचक और चढ़वाल के बीच में, जो 1 साल पहले, करीब 1 साल पहले बाढ़ की वजह से इसका जो एक ही पुल था, जो पुराना वाला पुल था, वो उसके 4 पिलर जो थे वो धंस गए थे और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक था जम्मू पठानकोट हाईवे पर वो सारा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैफिक काफी जिसको मजबूरन बॉर्डर के इलाके में डाइवर्ट करना पड़ा। और जिसके चलते अब इसके साथ एक नए पुल का निर्माण जो किया जा रहा था कंपनी की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, उसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अंतिम पड़ाव में काम पहुंच चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि पुल की स्लैब पूरी तरह से पड़ चुकी है और ऊपर जो तारकोल की पट्टियां डालने का काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि जून महीने में ही जम्मू कश्मीर में सबसे जो देश की सबसे बड़ी यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा, वो शुरू होने वाली है। लाखों श्रद्धालु देश भर से इसी रास्ते से गुजरते हैं, सड़क रास्ते से, और वहां पर पिछली बार भी जब यात्रा अंतिम पड़ाव में थी तब ये पुल धंस गया था, तो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शिपन, मैं बताऊं कि इसके चलते अब ये जून के पहले सप्ताह में इस पुल पर से जो नया पुल तैयार किया जा रहा है, इस पर से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू हो सकती है, जिससे यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है केंद्रीय शासित प्रदेश में बाहरी राज्यों में रंजीव, बताइएगा जिस तरीके से पहले भी ये पुल यहाँ पर था, 19 जुलाई को यहाँ पर इस पुल के धंसने का मामला निकलकर सामने आया, लेकिन अब किस तरीके से देखभाल की जा रही है इस पुल में कि ताकि अच्छी तरीके का मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल यहाँ पे यूज हो, ताकि फिर से ये पुल जो है वो इसी उसकी स्थिति सेम वापस ऐसी ना हो? शिपन, गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता पहले भी नहीं था, लेकिन पहले ये था कि पहले 2 पुल थे, एक पुराना वाला पुल था और उसके बाद साल 2014 में बना एक और नया पुल था, जब इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ था, जब 4 लेन जब हाईवे बना था जम्मू पठानकोट के, उस दौरान भी एक पुल बनाया गया था। और जो पुराने वाला पुल था उसको अभी जो 6 लेन का काम चल रहा है, उसके चलते पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और जो ट्रैफिक था उस समय वो सारा नए दूसरे वाले एक ही पुल पे था आने जाने वाला, जिसके कारण जो निर्माण कार्य के चलते दूसरे नए पुल के वहां से जो पानी का बहाव था वो एक ही जगह पर डाल दिया गया, जिसके चलते बाढ़ का पानी एक जगह आने से इसके 3 से 4 पिलर बह गए थे। उसी कारण इस पुल के से पिलर धंस गए थे और पुल भी जो है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता हमें कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि तरना नाले के ऊपर जो बना पुल है, यानी कि तरना पुल जो है उसका काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द आने वाले महीने में या फिर जून महीने के स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में यहाँ पर इस पुल का उद्घाटन हो सकता है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे लोगों से आप भी सुनिए। कुछ नहीं बदला मां सिवा ये कि हमें बेइज्जत किया गया, हमें जलील किया गया, हमें तंग किया गया, हमारे बच्चों को जो है बिना किस तरह गिरफ्तार किया गया। अब हम जो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम बार मैं अगर रूलर साहब हम बाकी हम जब वोट मांगते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये वोट मेरे लिए नहीं है, ये वोट हिलाल अकबर लोन साहब के लिए नहीं है, ये वोट आपके लिए नहीं है, ये वोट बारामूला सिर्फ पार्लिमानी हल्के के लिए नहीं है, ये वोट आपने देना है तो इस पूरी कौम के लिए देना है, क्योंकि हमने इस कौम को इस मुसीबत से निकालना है।
जीतना है ना। अभी आपने एक ही जीता है, अभी दो का फैसला आपने करना है। हमने जब नुमाइंदगी करनी है तो किसी एक की नहीं करनी है, हमने सबकी करनी है। हमने सब जेल से छुड़वाने की बात करनी है तो हमने सिर्फ एक की नहीं करनी है। यहाँ हजारों की तादाद में हमारे नौजवान भाई जो है वो जेलों में बंद है, जम्मू में है, उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, उनकी बात कौन करेगा? जज्बात में आके यहाँ एक की बात हो वो ठीक है, लेकिन उन हजारों की बात कौन करेगा जिनकी आवाज नहीं है आज? उन नौजवानों की बात कौन करेगा जिनका आज सीआईडी के जरिए वेरिफिकेशन नहीं होता? कितने ऐसे नौजवान यहाँ बैठे हैं जिनको पासपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होती? कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनका सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होता? कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको बैंक लोन नहीं मिलता क्योंकि इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होती? और कसूर उनका क्या? उन्होंने दूर से भी बंदूक की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। अब बदकिस्मती से उनका कोई रिश्तेदार 90 के हालात में भय तो बहुत सारे गए थे, उनका कोई दूर का रिश्तेदार उसने बंदूक उठाया होगा, उस रिश्तेदार की बात जो है उसकी सजा जो है इन नौजवानों को दी जा रही है। ये मेरी हुकूमत है जिसमें अकबर लोन साहब वजीर थे, अपने साहब मिनिस्टर थे, अपने वकार रसूल साहब मिनिस्टर थे, जिसमें हमने फैसला किया था कि हम ये ब्लैक लिस्ट नहीं रखेंगे। मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का पोता मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का दामाद मिलिटेंट नहीं है। आप किसी नौजवान को इस बात के लिए सजा नहीं दे सकते हो कि उसका रिश्तेदार कोई मिलिटेंट था। और इंशाअल्लाह सितंबर में दोबारा जब यहाँ हुकूमत बदलेगी हम इस निजाम को दोबारा खींच करके नौजवानों को जेलों से छोड़ने का काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों को पासपोर्ट, यहाँ के नौजवानों को रोजगार, यहाँ के नौजवानों को इंशाअल्लाह लोन देने का निजाम जो है वो हम इनके सामने पेश करके इनके हवाले कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुर्बानियां दी। ये झंडा जो हमारा लाल है ये रंग से लाल नहीं है ना, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन खून मजलू साथियों ने अपने खून की कुर्बानी देके इसको लाल रंग से सेंचा है। और हमने कुर्बानी दी क्यों? क्योंकि एक बैठो ना बैठो, क्योंकि हम मौका पर मौका परस्त लोग नहीं है, हम खुदगर्ज लोग नहीं है। हमने जब 35-36 साल पहले यहां बंदूक लाने की बात आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त ही कहा मत करो, ये अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, मरहूम अब्दुल वली लोन साहब जब वो फारूक साहब के पास आए थे उस वक्त और कहा फारूक साहब को मैं इजाजत लेता हूं, मैं जा रहा हूं। फारूक साहब ने सोचा मत घूमरा के लिए जा रहा होगा, तो पूछा कहां जा रहे हो लोन साहब? कहा फारूक साहब मैं बाहर जाऊंगा, मैं बंदूक ले आऊंगा। फारूक साहब ने उस वक्त उसको हाथ जोड़े, कहा लोन साहब मत लाओ बंदूक, यहाँ तबाही होगी, बर्बादी होगा, यहाँ नौजवान जो है वो खत्म हो जाएंगे, हमारी गलियां जो है वो उनमें खून बहेगा, हमारे कब्रिस्तान भरेंगे, लेकिन और कुछ नहीं बदलेगा। नहीं माना उन्होंने, बंदूक आई। फारूक अब्दुल्ला साहब ने, मुझे आज भी याद है, हजरत बल में तकरीर की, उस वक्त नौजवानों को कहा अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में आपका मुस्तकबिल तबाह होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त ऐसी फिजा बनी, ऐसी हवा चली कि यहाँ हालात ही अलग हो गए। आज अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी नई बातें हो रही है। मैं मकदम करता हूँ इस बात का कि जमात इस्लामी की तरफ से कल उन्होंने कहा अगर उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है अगर वो बैन उठा दिया जाता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे। अल्लाह का शुक्र है
जितनी जल्दी उनके ऊपर से ये बैन हटे, जितनी जल्दी ये मैदान में आए, जितनी जल्दी अपने उम्मीदवार जो है इलेक्शन में उतारे, उतना अच्छा है। हमने पहले से कहा, बंदूक से कुछ नहीं बदलेगा, पथराव से कुछ नहीं बदलेगा, या हालात बिगाड़ के कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमने कुछ बदलना है तो अपने वोट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ अपना मुस्तकबिल बदलना है। यहाँ मिसाइलों की कमी नहीं है, चाहे जो स्टोन क्वारी की बात रिपोर्ट में ये हमारे हिलाल टाइगर साहब करते हैं, इसकी अगर हम जिक्र करें, होती है ना, जहां जहां मैं जाता हूं लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। रोज 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कट और बिजली का बिल आपको वक्त पे पहुंचता है। कभी इन्होंने फिर इन्होंने वो डिजिटल मीटर लाए, अब इन्होंने स्मार्ट मीटर लाए। मीटर ऐसी गजब की चीज है, पहले उसमें पैसा भरो, फिर लाइट हो ना हो उसमें से जो है आपका पैसा शुरू हो जाता है। महीने की बिल जहां मेरे दौरे हुकूमत में 150, 200, 250, 300 से ज्यादा नहीं। आज अगर आपके घर में एक भी बल्ब हो तो महीने का कम से कम 1640 रुपए ये आपसे लेते हैं बिजली का फीस। राशन का हाल, ये लोग जो दावा करते हैं, कोई सेब दिखाता है, कोई बाल्टी दिखाता है, कोई कलम दवात दिखाता है। अरे मैं इनसे पूछता हूं, हुकूमत तो इनकी थी जब आपका राशन जो है यहाँ खत्म किया गया, जब एपीएल को राशन से निकाला गया, जब बीपीएल का स्केल जो है काट के 5 किलो पे लाया गया, जब यहाँ से इन्होंने मिट्टी का तेल राशन कार्ड से निकाला, जब उन्होंने चीनी राशन कार्ड से जो है गायब की, तब तो यही लोग थे, तब इनकी आवाज कहाँ थी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, आपको एक नुमाइंदा ऐसा भेजना होगा जो पार्लियामेंट के अंदर जाके वहां आपकी आवाज बनके आपके हकूक के लिए लड़े। हम दोबारा वो हासिल करें हमसे छीना गया था, और इंशाल्लाह वो मेरे साथी और मैं जो है मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा उस मुकाम पे देखें जिस मुकाम पे देखने का और जो विरासत में जो काम मिले थे। तो जिस तरीके से आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला बांडीपुरा में एक आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस होनी है, उसके मद्देनजर यहाँ पर आम जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे थे और इलेक्शन कैंपेन करते नजर आ रहे थे। तो इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।